Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। कहाँ गायब थे भाई अंजू जी आप इतने दिनों से? तबीयत ठीक है आपकी? कैसे हो सभी लोग आज? भाई बस एक ही इंसान के फेस पे हंसी है, बाकी के चेहरों से हंसी कहाँ गायब है? किसने चुरा ली तुम्हारी हंसी? कौन लेके भाग गया? लगा ही था। ओके, बाकियों का क्या हाल है? So, okay, again, good morning, everyone. I am Akansha Mathur, your UGC Net Home Science Paper 2 faculty. Welcome you all in my class, जहाँ पे आज हम करने वाले हैं अपना रेस्ट ऑफ द पार्ट कंप्लीट, जो कि हमारा होने वाला है फॉर्म्स ऑफ फैमिली। ठीक है? यस। तो सभी लोगों को पीडीएफ मिल गया था कल का? कहीं कोई दिक्कत आई थी क्या? तुम लोग यार सच में यार, आप लोग इतने बड़े हो गए हो, इतने ज्यादा मैच्योर हो, सब चीज पता है तुम्हें, हर एक चीज के लिए कहना पड़ता है। बताओ, मुस्कुराने के लिए भी कहना पड़ता है कि मुस्कुराओ, है ना? पढ़ने के लिए भी कहना पड़ता है कि पढ़ लो। तो लिटरली सच में भाई, कुछ चीजें अपने आप भी कर लिया करो, उसका मजा ही एक अलग होता है ना? मैम को अच्छा लगेगा अगर आप अपने आप किया करोगे तो। यस, गुड मॉर्निंग। कहीं ऐसा ना हो भाई कि मुझे उस चीज के लिए भी कहना पड़े कि एग्जाम दे आओ भाई, है ना? वो दिन भी शायद मुझे लग रहा है दूर नहीं है। चलो चिल रहा करो मस्त। यस, कॉन्फिडेंस। क्या कह रहे हो अमृता जी आप? मुझे समझ ही नहीं आया क्या लिखा है। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है शायद से। ओके, सो भाई पढ़ लेते हैं। चलो आप ही लोग बताओ कि आजकल आप लोग देख रहे हो, पेरेंट्स देख रहे हो। ओके ओके, नो इशू, आप कर लेना। ठीक है, कल संडे है, आप तब आराम से कर लेना। चलो एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि आप लोग अब समाज में रह रहे हो, वहां पे आपको किस किस तरीके की फैमिली देखने को मिलती है? चलिए ये बताइए। सिंपल सा सवाल है कि आप अपनी सोसाइटी में रहते हो, वहां आपकी किस किस तरीके की फैमिलीज हैं? खुश तो मैं हमेशा ही होती हूँ, बस कभी कभी मैं तुम्हें दिखाती नहीं हूँ। हाँ, कल मैं तुम पे गुस्सा कर गई थी, क्योंकि अगर तुम्हारी इसी तरीके से परफॉर्मेंस रहेगी तो मैम को गुस्सा तो आएगा ना। क्यों भाई, हर किसी को गुस्सा आएगा। यह है 10:30 बजे। ओके, मनदीप जी का आंसर आया है, बस बाकियों के आंसर कहाँ गए भाई? ओके, अंजू जी का भी आंसर आ गया। ओके ओके, नो इशू। अरे जल्दी जल्दी आंसर दे दिया करो, मेरी आवाज देर से पहुंचती है क्या आपके पास में? ये बताओ। मुझे तो शायद ऐसा ही लग रहा है। क्यों? ओके ओके, मैंने ये पूछा है प्रियंका जी कि आप लोग अपनी सोसाइटी में किस किस तरीके की फैमिली आपको देखने को मिलती हैं, है ना? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली होते हैं ना, तो आपको कैसी कैसी देखने को मिलती है, वो मैंने पूछा है आपसे।
ओके चलिए ठीक है, चलो हम देख लेते हैं जिसने नहीं दिया, जिसने आंसर दिया है वेरी गुड, उसके बारे में उनको थोड़ा बहुत भी पता होगा। आज पता है शायद से मेरा हाथ खुजा रहा है, मुझे लग रहा है आज मेरे हाथ में पैसे आने वाले हैं। ऐसा होता है क्या? पता नहीं यार। ओके चलो, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ फैमिली किसके बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है, मतलब संरचना के आधार पे आपका जो फॉर्म्स ऑफ फैमिली है वो होता है आपका सिंगल पेरेंट। अब सिंगल पेरेंट में क्या आ जाएगा? यस बिल्कुल, क्या बात है, आज तो हिंदी चल गई। चलो ठीक है, तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग। तो सिंगल पेरेंट में क्या आ जाएगा, जहाँ पे वन पेरेंट होता है और उसके बच्चे होते हैं, है ना। यहाँ पे सिंगल पेरेंट में या तो मदर होंगी या फिर फादर होंगे, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होंगे, वो आपके सिंगल पेरेंट कहलाते हैं। ये तो सब लोगों को पता होगा। सिंगल पेरेंट का रीजन क्या हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है कि दोनों जो पार्टनर हैं उन दोनों के बीच में डिवोर्स हो गया हो, या फिर विडो हो गए हो, वाइफ जो है वो विडो हो गई हो, है ना, या फिर सेपरेशन हो गया हो। देयर इज अ एनीथिंग, कुछ भी रीजन हो सकता है। या फिर आज के टाइम में हम लोगों ने देखा है कि अभी आगे भी देखेंगे हम लोग थोड़ा डिटेलिंग में, जहाँ पे अडॉप्ट कर लेते हैं, है ना, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, वो बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अनमेरिड ही होते हैं, तो उस कंडीशन में भी वो क्या कहलाएंगे, आपके सिंगल पेरेंट्स ही कहलाएंगे। यूजुअली अगर हम लोग एकल माता पिता की परिभाषा देखें तो उसकी परिभाषा क्या हो जाएगी आपकी, कि ऐसा परिवार जहाँ पे पेरेंट्स के रूप में सिर्फ एक ही जन होता है, या तो माता होती हैं या फिर पिता होते हैं, और उनके साथ उनके बच्चे होते हैं, वो आपका एकल परिवार कहलाता है। ठीक है, यानी कि सिंगल पेरेंट फैमिली या फिर सिंगल पेरेंट चिल्ड्रन कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों साथ में नहीं होते हैं, कोई एक होता है, या तो किसी की डेथ हो गई है ना, या कोई डिवोर्स की वजह से अलग हो गए हैं या विडो हो गए हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है जहाँ पे सिर्फ वन पर्सन ही, चाहे वो वुमेन हो चाहे मैन हो, एक ही पर्सन क्या है जो चिल्ड्रन की जो रेयरिंग एंड केयरिंग है वो करते हैं, चिल्ड्रन को बड़ा करते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत? अब यहाँ पे चलो, अब हर एक चीज के एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो अगर हम इस सिंगल पेरेंट फैमिली की स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करें, है ना, यानी कि ताकत, कि अगर सिंगल पेरेंट फैमिली होती तो उसके लाभ क्या क्या होते हैं। तो इसके अगर हम लोग लाभ की बात करें तो ये जो फैमिली मेंबर होते हैं ना, ये काफी ज्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे से। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि कोई अगर एक पेरेंट आपके साथ में है ना, और आपका बच्चा है, तो आपको वो जो एक सेकंड पेरेंट की जो कमी होती है वो पता होती है ना। तो उसकी वजह से क्या है कि जो आपस में जितने भी मेंबर होते हैं उनमें आपस में बहुत ज्यादा क्लोजनेस रहती है, अपने इमोशंस फीलिंग कुछ भी प्रॉब्लम होती है तुरंत शेयर कर लेते हैं, है ना। तो ये सभी चीजें आपकी यहाँ पे आती हैं। सेकेंड थिंग क्या होता है कि इनके अंदर मैनेजमेंट स्किल काफी अच्छी होती है। अब मैनेजमेंट स्किल क्यों अच्छी होगी, क्योंकि छोटे हैं तब तो कोई पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे थोड़े बहुत बड़े होते हैं इनको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी ये अडॉप्ट कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनको पता होता है या तो मदर हो या फिर फादर हो, तो ये किसी भी अपने एक पेरेंट को देखते हैं ना, तो वहां पे ये लोग क्या सोचते हैं, गुड मॉर्निंग, कि अरे उन पे हम इनकी थोड़ा हेल्प कर देते हैं, है ना, कि चलो ये काम मैं कर लेती हूँ या मैं कर लेता हूँ, ये काम मेरे पेरेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे इनके अंदर मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी होती है, हर एक चीज को मैनेज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकी सिर्फ एक कमी की वजह से ये बाकी की अपनी उस कमी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, ताकत बना लेते हैं, है ना, अपनी स्टडी भी मैनेज करते हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसा भी होते हैं कि अपनी स्टडी के लिए के साथ साथ अपना जॉब भी करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनकी जो मैनेजिंग पावर जो होती है, मैनेजमेंट स्किल जो होती है वो काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है, अपनी हाउस होल्ड ड्यूटीज को समझते हैं, है ना। क्या होता है कि हाउस होल्ड ड्यूटीज को समझते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि अपने जो भी आपके पेरेंट्स हैं या जो भी साथ में रह रहे हैं उनके साथ में काम कराते हैं। हम्म, कि चलो ठीक है आज आपसे नहीं हो रहा है, हम करते रहे ये काम, इतना आप कर लेना, या फिर फॉर एग्जाम्पल आपके मदर हैं और आप हो,
ठीक है। फैमिली यूजुअली सिंगल पेरेंट आपकी वुमेन्स ही देखी जाती हैं, मेल्स नहीं देखे जाते हैं। तो वहाँ पे क्या कंडीशन हो जाती है कि अगर दोनों ही वर्किंग हैं, है ना, मतलब जो आपके बच्चे हैं वो या तो स्कूल जा रहे हैं या फिर अपनी जॉब जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं। सेकंड, वहीं पे आपकी मदर क्या है कि अब उनको अपनी बेसिक नीड्स तो फुलफिल करनी है ना, उसके लिए अब उनको काम तो करना पड़ेगा। तो अब वो भी जॉब पे जा रही हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि यहाँ पे कि उनको भी अपने काम पे जाना है और उस बच्चे को भी पढ़ने के लिए जाना है ना? तो वहाँ पे क्या होता है कि वो दोनों मैनेज करके चलते हैं। सुबह जल्दी उठेंगे, अपना काम कि ठीक है इतना पार्ट मैंने कर लिया, इतना आप कर लीजिए। तो ऐसे-ऐसे करके वो सारी चीज़ें मैनेज करते हैं अपने घर के कामों को, है ना? हाँ, तो सब करते हैं। यूजुअली गर्ल्स तो इस चीज़ में माहिर होती हैं भाई। तभी तो नारी शक्ति कहते हैं ना, कि नारी के अंदर एक अलग ही शक्ति होती है जो कि आपके नर में नहीं होती है ना? वहीं पे इनके सामने इनके अंदर ना प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। ये ना किसी भी प्रॉब्लम से ना घबराते नहीं हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑलरेडी इनको जो पहले ये प्रॉब्लम झेल के बैठे हुए होते हैं। तो इनको आप कोई भी प्रॉब्लम दे दो, उनके सामने अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी ना तो थोड़ी 1-2 मिनट के लिए डगमगा जाएँगे, लेकिन फिर क्या होता है कि उसी ताकत के साथ में अपनी प्रॉब्लम को फेस भी करते हैं, कि नहीं हम लड़ सकते हैं, हम लड़ के आगे बढ़ेंगे। इनके अंदर ये वाला इनका रवैया रहता है ना? कठिनाइयों से ये परेशान नहीं होते हैं। वहीं अब ऑब्वियसली बात है कि स्ट्रेंथ है तो वीकनेस भी तो होगी ना? तो अब वीकनेस क्या होती है यहाँ पे? तो देख लेते हैं। वीकनेस ये जो बच्चे होते हैं या फिर सिंगल पेरेंट फैमिली जो होती है वहाँ पे वीकनेस ये हो जाती है कि बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना कि अगर फैमिली में कोई एक ही मेंबर है वही कमा रहा है तो वहाँ पे वो अपनी बेसिक जो नीड्स हैं उनको कम कर देते हैं क्योंकि उनको फाइनेंशियल स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर किसी के पास में वो चीज़ एक अलग है कि स्टार्टिंग से ही उनके पास में सब कुछ था, पर लेकिन वो क्या करें जिसके पास में कुछ भी नहीं था तो वहाँ पे उस कंडीशन में उनको फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो फेस करने पड़ते हैं। ठीक है। तो अगर वहीं पे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं वो ज़्यादा है तो फिर आपकी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कैसे हो जाएगा कि सपोज़ करो एक तो गरीब बच्चे हैं, ऊपर से बच्चे भी ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे वो क्या करेंगे कि उनको जैसा भी मिल जाता है वो पुराने कपड़े पहनने के लिए लग जाते हैं, है ना? थोड़ा बहुत जो भी बचा-खुचा खाना होता है उसी को वो कंज़्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं वो अपनी क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से एक और चीज़ हो जाती है कि लैक ऑफ लव होता है। कि ऑब्वियसली बात है कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी निभा रहे हैं तो उसके चलते ही अपने प्यार पे तो ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, है ना? तो यहाँ पे ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको लैक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज का भी सामना करना पड़ता है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, मैं ना कुछ पॉइंट्स यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, कि इनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से भी होके गुजरना पड़ता है। ये कुछ इश्यूज हैं। वीकनेस को ना आप इश्यूज भी मान सकते हो। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो स्ट्रेस में ही रहते हैं, तनाव में रहते हैं। क्यों? उनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उनको ये करना है वो करना है, पता नहीं क्या क्या सोच के वो अपने दिमाग में बैठ जाते हैं जिसके चलते वो अपना खाना पीना भी भूल जाते हैं, टेंशन लेने लग जाते हैं, है ना? कई बार बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना स्कूल ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी फाइनेंशियल हेल्प करनी है अपनी फैमिली की, अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी इस कंडीशन में आ जाती हैं, ठीक है। सिंगल पेरेंट फैमिली एक वो भी होती है, ठीक है। आजकल जो फैमिली का जो रूप है कौन सा होता जा रहा है भाई? न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है या नहीं होती जा रही है? पहले तो ये होता था कि जॉइंट फैमिली होती थी, सब लोग एक साथ रहते थे, है ना? लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, लोग की जो थिंकिंग पावर है वो भी बदलती जा रही है। अब जॉइंट फैमिली तो बहुत ही कम रह गई हैं। ज्यादातर अब जो रह गई हैं वो आपके रह गए हैं न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। देखो, न्यूक्लियर फैमिली की अभी हम बात कर रहे थे और न्यूक्लियर फैमिली ही आ गया हमारा, जहाँ पे क्या होता है कि जो आपका न्यूक्लियर फैमिली में क्या है, आपके पेरेंट्स, पार्टनर लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, पार्टनर एंड देयर चिल्ड्रंस। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि सिर्फ हस्बैंड और वाइफ और उनके बच्चे, वो होती है आपके
न्यूक्लियर फैमिली, है ना। अनमैरिड चिल्ड्रन हु शेयर अ रेजिडेंट एंड फॉर्म अ सोशल यूनिट। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अनमैरिड चिल्ड्रन से आप कंफ्यूज मत होना। जैसे कि अब हम लोग अपने पेरेंट्स के घर पे रह रहे हैं, तो अब हम लोग अनमैरिड चिल्ड्रन ही तो कहलाएंगे ना, क्योंकि अभी हमारी शादी नहीं हुई है। तो वही चीज यहाँ पे कही गई है, न्यूक्लियर फैमिली वो होती है जहाँ पे जो अनमैरिड जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और वहीं पे एक ही जगह पे रहते हैं, वो आपका न्यूक्लियर फैमिली की कैटेगरी में आ जाता है। न्यूक्लियर न्यूक्लियर मतलब एकल परिवार, ये परमाणु नहीं आएगा, एकल परिवार आ जाएगा। ठीक है, यहाँ गलती से हो गया ये। न्यूक्लियर फैमिली को आपकी मॉडर्न फैमिली भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो आपकी सोसाइटी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी होती है ये, है ना, जहाँ पे सिर्फ मुश्किल से 4 या 5 मेंबर होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये मॉडर्न में आता है, क्योंकि आजकल आप लोग देख रहे होगे कि आपको जॉइंट फैमिलीज तो बहुत कम ही देखने को मिलेंगी भाई। बस लोग क्या है कि आप अगर आप आजकल के बच्चों से पूछे आपके घर में कौन कौन है, कि मैं हूँ, मेरा भाई है, मेरी बहन है और मम्मा पापा, बस यही चीज तो कहते हैं। ऐसी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि हर किसी को अपनी नीड्स फुलफिल करनी है, हर किसी को अपने तरीके से रहना है। और सबसे बड़ी चीज है कि अब ना लोग ना कंजर्वेटिव होते जा रहे हैं, लिमिटेड होते जा रहे हैं, कि हमारे पास लिमिटेड ही टाइम है, हम लिमिटेड लोगों को ही अपना टाइम दे पाएंगे। अब हमारे पास इतना वो नहीं है कि हम सबको साथ में लेके चलें, वो वाली चीजें अभी नहीं रही हैं, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? फिर आप फिर से ज्वाइन कर लीजिए। एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है? देखो, एक्सटेंडेड फैमिली वो होती है, ये थोड़ा लार्जर यूनिट होती है न्यूक्लियर फैमिली से, जहाँ पे फैमिली वेयर 3 और मोर जनरेशन कनेक्टेड बाय ब्लड और मैरिज रिलेशनशिप एंड लिव टुगेदर। जहाँ पे 3 जनरेशन रहती हैं। ठीक है, 3 जनरेशन। अब इसको ना जॉइंट फैमिली से मत रिलेट कर देना। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, एक्सटेंडेड फैमिली क्या होता है कि आपके पेरेंट्स, ठीक है, फिर पेरेंट्स के बच्चे, चिल्ड्रन, जहाँ पे 3 यूनिट रहती हैं। ठीक है, या फिर इनके आप कह सकते हो ग्रैंड पेरेंट। ये तो ये 3 जनरेशन हो गई कि नहीं हो गई, है ना। आपके सबसे पहले आप यही सोचो, आपके माँ बाप, ठीक है, आप और आपके दादा दादी, ये होती है आपकी नॉर्मली एक्सटेंडेड फैमिली। या फिर आप कह सकते हो जहाँ पे आपके पेरेंट्स, ठीक है, और आपके चिल्ड्रन और आपके जो बच्चों के जो भी स्पाउस हैं, वो आप उनको इस कैटेगरी में डाल सकते हो, वो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? हम इसको अब हॉरिजॉन्टल फैमिली क्यों नहीं कहेंगे, वो सॉरी, हम इसको जॉइंट फैमिली क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि देखो, जॉइंट फैमिली में क्या होता है, जॉइंट फैमिली सबसे ऊपर आपके ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट के बाद में आपके पेरेंट्स, पेरेंट्स के बाद में आपके यहाँ पे पेरेंट्स ब्रदर, है ना, जो कि आपके चाचा चाची, यानी कि आप अंकल आंटी जिनको कहते हो, तो वो भी रहते हैं, उनके बच्चे भी रहते हैं, आप भी रहते हो, उनके बच्चे के बच्चे भी रहते हैं। तो यहाँ पे 3-4 जो जनरेशन एक साथ रहती हैं, वो आपका जॉइंट फैमिली में आ जाता है। ठीक है, अब जहाँ पे क्या होता है कि जो एक्सटेंडेड फैमिली है ना, उसको वहां पे आपकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के नाम से भी जाना जाता है। अब ये देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल ये क्या है। वर्टिकल में क्या आ जाता है? एडिशन इज फ्रॉम मेंबर्स ऑफ अ थर्ड जनरेशन सच एज स्पाउस पार्टनर। जैसा कि अभी मैंने बताया कि आप अपने पेरेंट्स के साथ में रह रहे हो, ठीक है, पेरेंट्स, आप चिल्ड्रन कहलाओगे अपने पेरेंट्स के, ठीक है, और आपके चिल्ड्रन के पार्टनर, यानी कि उसकी शादी हो गई है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप हो, ठीक है, आपकी शादी हो जाए और जो आपका पार्टनर है वो आपके फैमिली के से साथ में ही रहने लग जाए, तो वो आपका वर्टिकल फैमिली कहलाएगी। ठीक है, वहीं पे हॉरिजॉन्टल में क्या आ जाता है? एडिशन ऑफ मेंबर ऑफ द सेम जनरेशन एज द स्पाउस सच एज हस्बैंड, ब्रदर और एडिशनल वाइफ। मतलब कि जहाँ पे क्या हो जाएगा कि सेम सीक्वेंस यही रहेगा, लेकिन जो आपका पार्टनर है, ठीक है, आपके पार्टनर के साथ में उसका भाई भी आके रहने लग जाए या फिर उसकी बहन भी आके रहने लग जाए, जो कि पहले के टाइम में हुआ करता था, है ना। पहले के टाइम में कैसा हुआ करता था कि
अगर किसी लड़की की शादी हो रही है तो उसके साथ में, ताकि उसको अपनी फैमिली की कमी महसूस ना हो, उसके साथ में उसकी छोटी बहन को भेज दिया करते थे, है ना, या फिर उसके भाई को भेज दिया करते थे साथ में। तो वो वाली चीज आपकी हॉरिजॉन्टल में आएगी। वर्टिकल में सिंपली आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के फिर बच्चे हैं, उन बच्चों का जो भी उनकी शादी होने के बाद में जो भी पार्टनर है, बस वो वर्टिकल में आएगा। हॉरिजॉन्टल में क्या आएगा कि आपके पेरेंट्स, पेरेंट्स के आपके बच्चे, बच्चों की फिर शादी हुई है, उसका पार्टनर, और उसके पार्टनर के साथ में उसकी या तो बहन या फिर कोई भी उसका भाई या फिर कुछ भी, है ना। एक सीरियल भी आता था जिसमें शायद से लड़की उसके साथ में गई थी, अब मुझे उस सीरियल का नाम याद नहीं है, बहुत सारी चीजें इसके ऊपर चली हैं। तो ये आपका आता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सटेंडेड फैमिली में, ठीक है। चलिए, फिर होता है ब्लेंडेड फैमिली। ब्लेंडेड फैमिली क्या होती है? फैमिली मेड अप ऑफ अ कपल एंड चिल्ड्रन, जहाँ पे आपके कपल्स रहते हैं यूजुअली, चिल्ड्रन रेज टुगेदर, यानी कि सभी बच्चे एक साथ बड़े होते हैं। मोस्ट पीपल वो डिवोर्स इवेंचुअली गेट रिमैरिड, यानी कि यहाँ पे देखो ब्लेंडेड फैमिली में क्या हो जाता है कि आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो किसी भी कारणवश या तो अलग हो गए हैं, है ना, या फिर विडो हो गई है। तो उसकी वजह से क्या है, जो आपकी स्टेप मदर जो आ जाती है ना, स्टेप पेरेंट्स जो आ जाते हैं, तो आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं, ठीक है, दूसरी शादी कर लेते हैं। अब आपके पेरेंट्स के आप भी बच्चे हो, तो अब जिससे जो दूसरी शादी करी है वो तो एक अदर पर्सन आ गया, और वो अपने साथ अपने बच्चे भी ले आए, तो वो आपकी हो जाती है ब्लेंडेड फैमिली, ठीक है। ये आपको थोड़ा कंटेंट नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसको इस तरीके से समझो, ये आपके पेरेंट्स, पेरेंट्स में से चाहे ये आपकी मदर है या फिर फादर है, कुछ भी एक समझ लो। अब इन दोनों में से कोई एक रह गया, फॉर एग्जाम्पल आपके फादर रह गए, अब आप अपने फादर हैं, उनके चिल्ड्रन हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, इन्होंने दूसरी शादी कर ली, दूसरी शादी करने के बाद में इसकी अगेन पार्टनर आ गई। अब ये जो दूसरी शादी जो करी है इसके भी बच्चे थे, तो अब यहाँ पे क्या है कि सब लोग एक साथ रह रहे हैं, कि यानी कि आप, आपके पापा, और आपकी जो भी सौतेली माँ है या फिर जो भी है वो, और उनके भी बच्चे, वो सब एक साथ रह रहे हैं, वो आपकी हो जाती है ब्लेंडेड फैमिली, ठीक है। जहाँ पे आप फिर से दोबारा शादी कर लेते हो, दोज हु रीमैरी आर पेरेंट्स देयर न्यू पार्टनर बिकम स्टेप मदर, जहाँ पे उनका जो नया पार्टनर जो होता है वो स्टेप मदर कहलाता है। फिर होती है कंपाउंड फैमिली। कंपाउंड फैमिली में क्या होता है, ये ओवरलैपिंग सेट ऑफ न्यूक्लियर फैमिली की तरह होता है, लेकिन उसका ओवरलैपिंग पार्ट होता है। कैसे होता है, ईच विद द सेम मैन एज अ फैमिली हेड, यानी कि यहाँ पे आपका जो मैन होता है वो ही आपका हेड रहेगा। जैसे कि आपके पुराने टाइम में हुआ नहीं करता था कि घर का जो मुखिया है ना, यानी कि कंसिस्टेंस ऑफ मैन, जो कि आपका यूजुअली घर का मुखिया कहा जाता है, उसकी वाइफ, ठीक है, एंड कॉन्सिक्वेंस, यानी कि सेक्सुअल पार्टनर स्पेशली अ वुमेन टू whom वन इज नॉट और कैन नॉट बी मैरिड। फॉर एग्जाम्पल, एक तरीके से आप कह देते हैं ना कि एक हेड है, ये हेड है, ठीक है, इसकी वाइफ है, और वाइफ एक अलग पर्सन और रह रहा हो जिसके साथ में वो सेक्सुअली पार्टनर हो उसका, ठीक है, लेकिन उससे उसने शादी नहीं की हो, वो आपका कंपाउंडेड फैमिली में आ जाता है, ठीक है। फिर आता है आपकी पेरेंटिंग स्टाइल पे। पेरेंटिंग स्टाइल, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ये चारों से ही क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला होता है अथॉरिटेरियन, फिर होता है अथॉरिटेटिव, परमिसिव पेरेंट्स एंड अनइन्वॉल्व पेरेंट्स। जो आपके अथॉरिटेरियन पेरेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो काफी ज्यादा अपने बच्चों पे ध्यान देते हैं, वो ये कहते हैं कि जो भी आप काम करोगे वो मुझसे पूछ के काम करो, है ना। अगर वो कुछ गलत करते हैं उनको पनिश करते हैं कि बस मेरी आज्ञा का ही पालन करो। अरे देखो कंपाउंड फैमिली में क्या होता है, देखो आपकी एक तरीके से सपोज करो न्यूक्लियर फैमिली है, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है कि एक ही, मतलब दोनों पार्टनर हैं, हस्बैंड और वाइफ हैं, जहाँ पे हस्बैंड क्या है, पूरे घर का हेड है, ठीक है,
अब पूरे घर का हेड होने के नाते क्या करते हैं, वहां पे हर एक परिवार का अपना अपना एक मुखिया होता है कि नहीं होता है, ये बताओ। आपकी फैमिली में अगर शायद हो सकता है कि आपकी मदर की सारी बातें चलती हों, या फिर आपके फादर की सारी बातें चलती हों, बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता है? हम्म। तो जहाँ पे क्या होता है कि अब ये हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ में हैं, ठीक है, जहाँ पे एक की ही मर्जी चलती है, चाहे हस्बैंड की चले वाइफ की चले। अब उसके बाद में जहाँ इसके अलावा कोई अनमैरिड भी हो, यानी कि हस्बैंड और वाइफ के अलावा भी कोई अनमैरिड पर्सन भी साथ में रह रहा है, वो आपकी कंपाउंडेड फैमिली की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है। यानी कि देखो, सिंपल तरीके से मैं आपको बताती हूँ। आपकी एक तरीके से जॉइंट फैमिली होती है कि नहीं होती है? ठीक है। चाचा ताऊ वगैरह ये सब होते हैं। अब सुन लो यहाँ पे, बहुत ही इजी वे में आपको बता रही हूँ। तो अब यहाँ पे सपोज करो कि आपके अभी दादा हैं, ठीक है, वो आपका पूरे घर को चला रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपके जो फादर हैं, वो एक अलग घर, लेकिन रहे सेम घर में ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना अलग अलग सेपरेशन कर लिया है। ठीक है। तो आप जो अब आपके घर हैं, जैसे कि आपके पापा आपकी मम्मी आप और आप लोग, वहां पे आपके पापा का राज चल रहा है, वहीं आपके चाचा भी रह रहे हैं, ठीक है, आपकी मौसी भी साथ में रह रही हैं, उनके भी बच्चे। तो यहाँ पे ये अपनी अपनी फैमिली है, यहाँ पे तो ये अलग अलग ही ये शासन कर रहे हैं। ठीक है। और इन सब पे कौन शासन कर रहा है? आपके दादा शासन कर रहे हैं। वो हो जाती है जहाँ पे आपकी कंपाउंड फैमिली। ठीक है। जहाँ पे यानी कि पूरे घर का एक ही मुखिया होता है, लेकिन जो छोटे छोटे और पार्ट जो हो जाते हैं ना, सेपरेशन जैसा हो जाता है, न्यूक्लियर जैसी फैमिली हो जाती है, उनमें भी खुद का ये कोई इंडिविजुअली क्या होता है, हेड होता है, फिर चाहे वो वाइफ हो या फिर हस्बैंड हो। ठीक है। समझ गए अब? बहुत इजी तरीके से अब तो समझा दिया कि जहाँ पे जैसे कि सपोज करो ये पूरा एक घर है, इस घर में एक ही इंसान का ये पूरा शासन चलता है, लेकिन यहाँ पे जो फैमिली मेंबर है वो एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, लेकिन अलग अलग रह रहे हैं। ठीक है। तो अब यहाँ अलग अलग रह रहे हैं, हर किसी का अपना अपना एक मुखिया है, लेकिन इन सब फिर भी इन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? ये कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है। चलो, तो अब आ जाते हैं हम अपनी पेरेंटिंग स्टाइल पे। पेरेंटिंग स्टाइल में क्या होता है, अथॉरिटेरियन पेरेंट्स होते हैं, जहाँ पे वो क्या करते हैं, अपने बच्चों पे ना काफी ज्यादा लगाम लगा के रखते हैं कि तुमने ऐसा कर दिया, क्यों कर दिया, है ना, या तो उनको पनिश करेंगे, डिसिप्लिन में रहना सिखाएंगे, वो चीज होती है। फिर होते हैं अथॉरिटेटिव, जो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, यानी कि लोकतांत्रिक, वो अपनी भी कहते हैं और बच्चों की भी सुनते हैं। परमिशिव वो होते हैं जिन पे कोई भी रूल फॉलो ही नहीं होता है, करो जो कर रहे हो। ठीक है। मतलब बच्चे परमिशन ही नहीं लेते अपने पेरेंट्स से, वो चीज है। हाँ। फिर उसके बाद में अनइन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं अब पेरेंट्स को कुछ खबर ही नहीं होती है। अब इसको थोड़ा डिटेलिंग में देख लेते हैं। देखो, अथॉरिटेरियन जो पेरेंट्स होते हैं ना, ये हाई लेवल कंट्रोल रखते हैं अपने बच्चों पे। एक इसके ऊपर भी काफी ज्यादा मूवीज एंड ऑल ये सारी चीजें बनी है। जैसे कि दो तरीके के पेरेंट्स होते हैं, जहाँ पे एक पेरेंट्स क्या करते हैं अपने बच्चों पे कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें अच्छे मार्क्स लेकर आने, अगर तुम अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आए तो ये होगा वो होगा। इस तरीके से वो बच्चे पे एकदम प्रेशर बना के जो रखते हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं वो बच्चे पे थोपते हैं, वो होते हैं अथॉरिटेरियन पेरेंट्स। ठीक है। वहीं पे निग्लेक्ट एक दूसरे होते हैं, एक तो हो गया अथॉरिटेरियन पेरेंट जो पूरे तरीके से बच्चे पे ध्यान दे रहे हैं और अपनी ही इच्छाएं उस पर थोप रहे हैं। ठीक है। जैसा वो कह रहे हैं वैसे ही बच्चे को करना पड़ेगा, नहीं करता तो उसको फिर पनिशमेंट देते हैं। फिर होते हैं दूसरे आपके निग्लेक्ट पेरेंट। निग्लेक्ट पेरेंट्स को यूजुअली अनइन्वॉल्व पेरेंट या फिर डिसंगेज्ड पेरेंट्स के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे वो बहुत ही लिमिटेड रोल प्ले करते हैं बच्चों के लिए, यानी कि बहुत कम टाइम स्पेंड करेंगे बच्चों के साथ में। यानी कि जो आप लोगों ने देखा ना, बिजी रहते हैं काफी ज्यादा पेरेंट्स, वो अपने ही काम में मशरूफ रहते हैं। अब उनके जो बच्चों की जो रेयर केयर करने के लिए किसको रख देते हैं, वो एक केयर टेकर को रख देते हैं कि वो उनका पूरा ध्यान रखेंगे। वो आपके निग्लेक्ट पेरेंट में आते हैं। उनको पता ही नहीं, बहुत सारे आप लोगों ने पेरेंट्स ऐसे भी देखे होंगे जिनको यही नहीं पता होता है कि उनके बच्चे किस क्लास में पढ़ रहे हैं, है ना।
तो वो आपके निग्लेक्ट पेरेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं, जो बस अपने काम पे ध्यान देते हैं, उनको बच्चों से कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है। फिर होते हैं आपके एक इंटेलिजेंट पेरेंट, यानी कि परमिसिव पेरेंट। परमिसिव पेरेंट्स वो होते हैं जो काफी ज्यादा अटेंटिव होते हैं, वार्म्थ होते हैं, है ना। ये कोई भी रूल सेट नहीं करते हैं बच्चों के लिए, लेकिन प्रायोरिटाइज रखते हैं अपने बच्चों के साथ में, एक तरीके से फ्रेंड बन के रहते हैं। जैसे यूजुअली हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो हम पे डांट भी लगा देंगे और हम पे एकदम कंट्रोल करके, कंट्रोल भी रखते हैं हम पे, पर कंट्रोल भी नहीं करते हैं। वो चीजें होती है ना, कि मतलब हमें कंट्रोल भी रखेंगे बट हमें आजादी भी देते हैं। वो एक तरीके से आपके परमिसिव पेरेंट की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है। फिर आते हैं आपके अथॉरिटेटिव पेरेंट्स। अथॉरिटेटिव पेरेंट्स में क्या होता है कि ये अपने बच्चों को अप्रोच करते हैं, मतलब जो बच्चों की जो बातें होती है, एक तरीके से लोकतांत्रिक, है ना, आधिकारिक माता पिता उस चीजों का पालन करते हैं, जिसे व्यापक रूप से पसंदीदा दृष्टिकोण के रूप में भी समझा जाता है। यानी कि जो आपके अथॉरिटेटिव पेरेंट्स जो होते हैं ना, उनको काफी ज्यादा एक तरीके से कह सकते हो अच्छे पेरेंट्स ये माने जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पे ये अपने बच्चों की भी सुनते हैं और अपनी बात भी कहते हैं। इन पे कोई भी बच्चों पे अपनी कोई फीलिंग्स को नहीं थोपते कि नहीं तुम्हें ऐसा ही करना है। अगर बच्चों का कोई भी, इनको मतलब एकदम खुले विचार के होते हैं, तुम करो, तुम्हें जो करना है, हम तुम्हारे साथ में हैं। वो वाली चीज यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, अथॉरिटेटिव पेरेंट्स में। डन। तो तीनों चीजें समझ में आई कि आपका एक होता है अथॉरिटेटिव में क्या होगा कि बच्चे भी अपनी बात कहेंगे और पेरेंट्स भी अपनी बात कहेंगे, एकदम खुले विचारों वाले। ठीक है। वहीं पे परमिसिव पेरेंट्स क्या होते हैं, जो अपने बच्चों के लिए कोई भी रूल नहीं बनाते हैं, बट हाँ ये है कि वो प्रायोरिटाइज कर देते हैं बच्चों को। फिर वहां पे अथॉरिटेरियन में क्या होता है, अथॉरिटेरियन में ये होता है कि वो अपनी फीलिंग्स को थोपते हैं बच्चों के ऊपर। और नेग्लेक्ट पेरेंट्स क्या होते हैं, जो कि बच्चों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। ठीक है। यहाँ से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं इसको इम्पोर्टेंट बोल रही हूँ। ये मैंने आपको यूट्यूब पे भी कराई थी ये वाली क्लास, और मैं यहाँ पर भी करा रही हूँ आपको। सोचो अगर मैं कोई भी टॉपिक आपको दो दो तीन तीन बार पढ़ा रही हूँ, तो वो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो, है ना। फिर आ जाते हैं हम लोग मराइटल डिसहार्मोनी पे। मराइटल डिसहार्मोनी क्या है? तो अभी तो ये हमने अपनी मैरिज के बारे में भी बात कर ली, फैमिलीज के बारे में भी बात कर ली, पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में भी बात कर ली। तो अब ये जो थोड़ा थोड़ा जो टॉपिक है वो है मराइटल डिसहार्मोनी। यानी कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि मैरिड लाइफ जरूरी नहीं है कि हर किसी की अच्छी चले, है ना, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर किसी की खराब चले। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जहाँ पे दो जो पर्सन होते हैं वो एक साथ मैरिज के बंधन में बनते हैं। ठीक है। ये सब चीजें हमने पढ़ ली थी, जहाँ पे वो अपनी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं, नीड्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, वैल्यूज हैं, है ना, ये सभी चीजें आपस में शेयर करते हैं। लेकिन वहीं पे क्या हो जाता है कि थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट आने लग जाता है एक दूसरे के, जो ऑब्वियसली बात है कि एक पर्सन है, एक पार्टनर है, दोनों पार्टनर है, अब दोनों ही अपोजिट हैं। अब किसी किसी जगह पे तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है ना, पार्टनर्स के बीच में, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, किसी किसी में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो उस कंडीशन में क्या आता है, कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि तनाव आना, यानी कि नहीं मैं सही हूँ, सिर्फ तुम ही सही हो, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। यानी कि जो आपके सामने जो प्रॉब्लम आती हैं, उनके प्रति एक अलग अलग तरीके से रिएक्ट करना, वो आपकी मैरिटल डिसहार्मोनी के अंदर आ जाता है। यानी कि आप कोई भी एक प्रॉब्लम है, आप एक अलग नजरिए से देख रहे हो, आप एक अलग नजरिए से, जैसे कि वो वाली बात हो जाती है ना, जैसे सिक्स बना हुआ है, एक यहाँ पर्सन खड़ा है, एक यहाँ पर्सन खड़ा है। अब आप ये कहेंगे कि नहीं भाई मुझे तो 9 दिखाई दे रहा, अब ये कहेगा नहीं मुझे तो 6 दिखाई दे रहा है। जबकि दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन दोनों के विचारों में क्या है, दृष्टिकोण में एक आपको विपरीतता देखने को मिलेगी। ठीक है। वो चीज यहाँ पे हो जाती है आपकी। अब यहाँ पे ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कुछ है यहाँ पे। मैरिटल डिसहार्मोनी की वजह से क्या होता है कि आप लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी होंगी। डोमेस्टिक वायलेंस आपने देखा होगा, घरेलू हिंसा में आज भी आप लोगों को बता रही हूँ, हम लोग 20s इस टाइम पे आ गए हैं। ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि घरेलू जो हिंसा है वो अभी भी कम नहीं हुई है।
पहले के टाइम में चलो हम मान के चल सकते थे कि लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनको ज्यादा जानकारी नहीं थी, ठीक है। बट आज के टाइम में भी क्या हो गया है कि लोग क्या कर रहे हैं कि आज भी घरेलू हिंसा का जो महिलाओं को सामना करना पड़ रहा है, जिसके काफी ज्यादा आप लोगों को रीजन भी देखने को मिल जाएंगे। वो रीजन क्या है? अमेंडमेंट टू द डाउरी प्रोविजन एक्ट, जिसके तहत भारत सरकार को ना ये एक्ट भी बनाना पड़ा, ठीक है, डाउरी प्रोविजन का। उसके साथ साथ आपका द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी बनाना पड़ा, जो कि आपका था 2005 में, ठीक है। ये जो था अमेंडमेंट वाला, ये 1916 में आएगा, ये ईयर यहाँ आ गया है 61, ठीक है। फिर उसके बाद में ये दोनों एक्ट याद रखना कि आपके दो एक्ट चलाए गए थे डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ। अब यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस होती किस किस रूप में है, ये जो आपको डाटा दिखाई दे रहा है ना, ये आपका डाटा दिया गया है एनएफएसएच के द्वारा। एनएफएसएच की फुल फॉर्म कौन बताएगा मुझे? बहुत अच्छे से मैंने बताई थी, किसी को याद है? किसको याद है बताओ? एनएफएसएच होता है या फिर एनएचएफएस होता है, बताओ। चलो अब यही देखते हैं। सर्विसेज या फिर सर्वे? फुल फॉर्म तो सही है, बट आपको यहाँ पे सर्विसेज नहीं सर्वे यूज करना है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, जिसके नेशनल फैमिली हेल्थ 5 के, ओके अमृता जी, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डाटा दिया गया है, जहाँ पे आप लोग वर्ष 2015 और 16 के बीच में देख सकते हो जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो रेट था वो 29.3 देखा गया था, ठीक है। वहीं पे ये 2019 और 20 में ये बढ़ के कितना हो गया? 31.2% हो गया। आप लोग देख रहे हो इस चीज को, ठीक है। और ये पता है आप लोग इस टाइम पे, ये कौन सा टाइम चल रहा था भाई? कोविड का टाइम चल रहा था, और कोविड के टाइम पे भी बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था। ये शायद काफी लोगों को ये चीजें नहीं पता होंगी, बट पेंडेमिक के टाइम पे भी कोविड जो डोमेस्टिक वायलेंस था वो घटा नहीं था, वो बढ़ा था, और काफी चीजों में बढ़ा था। इसीलिए आपको ये जो डाटा है वो देखने को मिल रहा है। और ये डाटा तो हम लोग वो देखते हैं जो ऑन रिकॉर्ड होते हैं, बहुत से लोग तो रिकॉर्ड भी नहीं कराते हैं, बहुत से लोग कंप्लेन नहीं कराते हैं, तो वो तो हमें पता भी नहीं है ना। तो ये देखो, यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा, ये वाला जो है हाईएस्ट केसेस सबसे ज्यादा कहाँ देखे गए हैं डोमेस्टिक वायलेंस के मामले में। कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे देखा गया है, ये कर्नाटक में सबसे ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस देखा गया है, घरेलू हिंसा, जहाँ पे मैरिड वुमेन थी 18 से 49 ईयर तक की जो मैरिड वुमेन थी, वहां पे देखा गया कि उनके हस्बैंड के द्वारा उनको डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होना पड़ता था, ठीक है। ये चीजें देखी गई थी सबसे ज्यादा कर्नाटक में। फिर उसके बाद में बिहार सेकंड नंबर पे रहा है, मणिपुर में देखने को मिला है। मणिपुर का तो सब लोगों ने शायद से, अभी कुछ एक केस हुआ था वो भी सब लोगों ने सुना होगा। तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश भी आपका आता है डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में, ठीक है। जो सबसे कम जो आपको डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जो हमें देखने को मिलते हैं वो आपके स्टेट्स हैं लक्षद्वीप, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश और गोवा, जहाँ पे सेम आपकी मैरिड एज ग्रुप का सेम ग्रुप था, लेकिन सबसे कम आपके इन जगहों पे देखने को मिलता है और सबसे ज्यादा आपको इन जगहों पे देखने को मिलते हैं। इट इज हाईएस्ट एंड इट इज लोएस्ट। तो आप लोग देख सकते हो, जबकि गोवा में भी लोग काफी ज्यादा घूमने को जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस बन चुका है ना।
हमें नहीं पता। और डोमेस्टिक वायलेंस आपको चलो अब दिखाते हैं किस किस कैटेगरीज में होता है। फिजिकल, सेक्सुअल और इमोशनल, ये फॉर्म्स हैं आपके, सारे के सारे फॉर्म्स आपके आते हैं ये डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो फॉर्म्स ऑफ वायलेंस इन अ मैरिज, यानी कि जब किसी की शादी हो जाती है तो वहां पे उसको किस किस तरीके को वायलेंस का सामना करना पड़ता है, यानी कि कौन कौन सी हिंसा है जो उसको देखनी पड़ती है। फिजिकल वायलेंस, फिजिकल वायलेंस में आता है जैसे कि आपको धक्का दे देना, यानी कि हैंड शेक भी करते हैं ना, इस तरीके से हैंड शेक भी करते हैं। तो बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ से हाथ दबा दिया जाता है। ठीक है, मेरी ये वाला देखो, ये हाथ इस तरीके से दबा देते हैं, बहुत तेज दबा देते हैं। तो ये चीजें भी क्या है कि ये भी आपका वायलेंस की कैटेगरी में आ जाता है, जहां आपको एक तरीके से ना बहुत ज्यादा पेन होता है और जो आपकी इच्छा बिना इच्छा के किया जाए, है ना, वो आपका डोमेस्टिक वायलेंस या फिर वायलेंस की कैटेगरी में आता है। जो आपको जबरदस्ती करवाया जाए, जहां आपके इमोशंस है वो जबरदस्ती तुम पे थोपे जाए, अपनी बात जबरदस्ती डाली जाए, कुछ भी काम जबरदस्ती कराया जाता है, वो आपका डोमेस्टिक वायलेंस की ही कैटेगरी कहलाती है। कुछ थप्पड़ मार देना, इसके लिए तो भाई थप्पड़ मूवी चली थी, है ना, कितना। थ्रोइंग ऑब्जेक्ट, कुछ भी ऑब्जेक्ट उठा के आपके ऊपर फेंक देना, पंच करना, किक करना, आपको खींचना, है ना, चोकिंग करना, अटैक करना, ये सभी चीजें आपकी फिजिकल वायलेंस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, सेक्सुअल वायलेंस क्या होता है कि फोर्सिंग योर स्पाउस टू एंगेज इन सेक्सुअल एक्टिविटी और एडिशनल सेक्सुअल एक्ट विदाउट देयर कंसिलेंट, मतलब कि बिना आपके दूसरे पार्टनर की परमिशन के आप जबरदस्ती उसके साथ में किसी भी प्रकार का कोई एक इंटरकोर्स करते हो, तो वो भी आपका क्या कहलाता है, सेक्सुअल वायलेंस कहलाता है। और ये वाला जो टाइम, ये चीज जो है ना, ये आपके प्रेगनेंसी में भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। बस वो चीजें अलग है कि जो फीमेल्स हैं वो छुपा जाती हैं बहुत बार, कुछ बोल्ड होती हैं जो इन सब चीजों को कह जाती हैं, बट कुछ है कि मेरा पति मेरा देवता है, तो वहां पे उस कंडीशन में छुपा जाती हैं। तो ये भी आपको देखने को मिलता है बहुत। इमोशनल वायलेंस भी देखने को मिलता है, जैसे कि एक दूसरे का नाम हम लोग नहीं चढ़ा देते हैं कि अरे ए, ये वो, कुछ अलग तरीके से जो नाम बोल देते हैं, वो भी आपका वायलेंस का पार्ट होता है, जहां पे किसी के इमोशंस को हर्ट पहुंचे, वो आपका इमोशनल वायलेंस कहलाता है। ठीक है, गैस लाइटिंग, ईलिंग, पब्लिक एम्बेरसमेंट, पब्लिक में आपको एम्बेरस करना, ह्यूमिलिटेशन करना, इंसल्ट करना, आपको डराना धमकाना, आप किसी भी प्रकार का हार्म करना, ये सब चीजें आपकी इसमें आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा, देवता के नाम पे हंस रहे हो। अब इन सब चीजों से ऑब्वियसली बात है कि अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो इनसे निपटने के लिए भी आपके कुछ राइट्स बनाए गए होंगे। तो आपके वुमेन राइट्स बनाए गए हैं, जहां पे आता है राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट। ठीक है, ये एक्ट चलाया गया है, जिसके लिए आपका एक पोक्सो एक्ट भी चलाया गया है। ये आपका कब आया था, 2012 में आया था, जो बेसिकली आपका कितना 18 ईयर्स तक की जो गर्ल्स हैं वो सभी की सभी इसमें आ जाती हैं। और तुम्हें एक चीज और बताऊं स्टूडेंट्स, स्कूल में ये काफी ज्यादा भी देखा जाता है, पोक्सो एक्ट का बहुत जल्दी सहारा लिया जाता है और इससे ना कार्रवाई भी बहुत होती है। अगर किसी को पॉक्सो एक्ट के तहत अगर किसी की कंप्लेंट कर दी जाती है ना, तो वो उस कंप्लेंट से उसका बचना ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर पोक्सो एक्ट के खिलाफ मतलब के तहत अगर किसी की कंप्लेंट कर दी गई है, तो यानी कि ये समझो कि वहां पे उसको सजा मिलना तो एकदम पक्का है, उनको जरूर से जरूर उनको सजा दी जाएगी। और पोक्सो एक्ट के तहत इतना भी राइट है इसके अंदर कि वो आपको फांसी की भी सजा या फिर डेथ का भी आपको सुना सकते हैं, इतनी पावर है इस वाले एक्ट में। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के इस एक्ट का यूज करना चाहिए, क्योंकि ये जितना आपके लिए फायदेमंद है उतना ही खतरनाक भी है। वहीं पे बहुत बार क्या हो जाता है कि अगर कोई भी इंसान, अगर बहुत बार ऐसे केसेस हो जाते हैं जहाँ गलतफहमियां हो जाती हैं, तो उस केसेस में हम पॉक्सो एक्ट लगा देते हैं उस इंसान के ऊपर, जबकि कि वो बेगुनाह होता है ना। तो उस कंडीशन में अगर उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लग गया है तो उसके ऊपर कार्यवाही होगी ही होगी, जिसके अगेंस्ट उसको काफी ज्यादा उसको दंड भी दिया जाएगा। तो इसका जितना, ये जितने एक्ट हैं, ये जितने आपकी प्रोटेक्शन के लिए बने हैं उतने ही दूसरे के लिए हार्मफुल भी बन सकते हैं। तो इसीलिए ये नहीं कि हाँ चलो ये एक्ट हमारे लिए तो चलो इसको यूज कर लिया, नहीं। जब तक आपको इसकी अवेयरनेस नहीं है तब तक किसी भी चीज को नहीं करना चाहिए। ठीक है, हाँ, तभी से ही ये कानून बना है, अदरवाइज नहीं था।
क्योंकि ये है इसमें जो अगर आप कंप्लेंट करते हो तो आपकी तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाती है। ये नहीं कि बाकी की पुलिस की तरह कि नहीं अभी नहीं, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, सालों तक केस चल रहा है, वो चीज नहीं होती है। यहाँ पे तुरंत आपकी कंप्लेंट लिखी जाती है, तुरंत आपको उसका सॉल्यूशन भी दिया जाता है। ठीक है, तो आपके साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है तो आप इस एक्ट का यूज कर सकते हो, बट आपको ध्यान रखना होगा चीजों का। फिर होते हैं कुछ और भी आपके राइट्स हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस ज्यादातर होता था पहले के टाइम में, जमीन को लेके, है ना, प्रॉपर्टी को लेके कि अपने घर से इतना ये सामान लेकर आओ, वो सामान लेकर आओ, हमें इतने पैसे चाहिए, वो चाहिए। तो इसके अगेंस्ट भी आपका एक एक्ट चलाया गया जहाँ पे था इक्वल, ये राइट्स हैं, ठीक है, वो तो आपका एक्ट चलाया गया था, बट ये आपका राइट्स है, इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी। 2005 में एक संशोधन हुआ आपके हिंदू सेंसेशन एक्ट के तहत, जहाँ पे क्या कर दिया गया कि अब जो फीमेल्स हैं, ठीक है, यानी कि जो डॉटर्स हैं, डॉटर्स को भी आपका इक्वली शेयर दिया जाएगा प्रॉपर्टी का। जितना सन का हक है उतना ही अब बेटी का भी हक है। ये तो सबको पता चल गया होगा, है ना। तो ये एक्ट वुमेन्स की सेफ्टी के लिए ही है, अब उनका कानूनी अधिकार है वही है। ठीक है, प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगना, वो बात अलग है कि कोई भी मांगता नहीं है। ठीक है, फिर क्या होता है राइट अगेंस्ट फीमेल फोर्टिसाइड। फोर्टिसाइड में क्या होता है कि बहुत बार ऐसा केसेस हो जाता है ना कि जहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कहा जाता है, यानी कि भ्रूण का लिंग जानना। तो उस कंडीशन में क्या है कि फीमेल भी, अगर फीमेल ऐसा करे तो उसके खिलाफ भी ये हो जाएगा, कंप्लेंट हम कर सकते हैं, जिसके तहत आपका एक एक्ट चलाया गया जो कि कौन सा था, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक्स एक्ट 1994 में चलाया गया था ये। ठीक है, उसके तहत अगर आप इसके खिलाफ कोई कंप्लेंट करते हो तो यहाँ पे भी उसको सजा दी जाएगी। संपत्ति में बराबर का हिस्सा, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार भी। इससे क्या होता है कि वो लोग पहले ही सेक्स जान लेते थे, अगर फीमेल है तो वहीं के वहीं उनका अबॉर्शन करा देते थे। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपका ये एक्ट चलाया गया है। ठीक है, राइट टू सेफ अबॉर्शन, अबॉर्शन का भी अधिकार चलाया गया है, जहाँ पे आपके सेक्शन 3 के तहत आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 है, जहाँ पे अगर कोई भी गर्ल है जो 18 साल तक की नहीं हुई है और वो अपना अबॉर्शन कराना चाहती है, इनकेस यानी कि अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है उसे, जिसको हम लोग किस नाम से और जानते हैं, टीनेज प्रेगनेंसी। ठीक है, टीनेज प्रेगनेंसी भी कहा जाता है, और अगर वो अपना अबॉर्शन करा सकती है, कराना चाहती है, तो उस केसेस में उसका लीगली अबॉर्शन हो जाएगा, बट यहाँ पे कंडीशन रहती है कि उसके साथ में उसका कोई गार्जियन होना चाहिए। अकेले वहां पे अगर वो जाएगी, वहां अनमैरिड है और माइनर है, वो 18 से कम है, और वो जाके कह दे कि मुझे अपना अबॉर्शन कराना है, तो उस कंडीशन में उसका अबॉर्शन नहीं होता है जब तक कि उसके साथ में उसका कोई भी गार्जियन ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद में होता है राइट अगेंस्ट बीइंग स्टॉक्ड, यानी कि जो आपका पीछा करते हैं एक तरीके से। ठीक है, इसी के अलावा एक और होता है आपको चुपके से देखना, वॉचिंग वाला भी एक होता है। अगर कोई आपको चुपके से देख रहा है, आपकी कोई इमेजेस क्लिक कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपका 3 सॉरी, उस कंडीशन में आपका सेम एक्ट लगता है, बस आपकी धारा अलग हो जाती है। वॉचिंग वाले केस में 354 सी एक्ट यूज होता है। अगर आपको कोई चुपके से देख रहा है, आपकी कोई फोटोज क्लिक कर रहा है, तो वो बस, अब ज्यादा नहीं है। ठीक है, और वहीं पे अगर कोई आपका पीछा कर रहा है तो उसके लिए आप सेक्शन 354 डी के तहत आप वहां पे उनके खिलाफ वुमेन क्या है, केस फाइल अगेंस्ट, वो कंप्लेन कर सकती है। ठीक है, चाहे वो आपकी किसी भी, आपको फॉलो कर रहा है, आपको टच करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपको साइबर तरीके से, जैसे कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जो जितनी भी सोशल मीडियाज हैं उसके हिसाब से आपको स्टॉक कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप उन पर कंप्लेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ एक्ट, और कुछ आपके फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम भी चलाए गए हैं इंडिया में, जहाँ पे आपका 1951 में इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च अ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम टू रिड्यूस पॉपुलेशन ग्रोथ इन द कंट्री। ऑब्वियसली बात है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है,
ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपका 1951 में एक कानून चलाया गया, ठीक है, जिसको क्या नाम दिया गया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम दिया गया। और साथ ही साथ आपका जहाँ पे जेंडर इक्वालिटी किया गया, है ना, यानी कि लिंग समानता। जितने अब तो आप लोगों ने देखा है ना कि पहले क्या था कि पुरुष ज्यादा थे, लेकिन अब पुरुष और महिलाएं समान हैं। आप संख्या देखोगे तो दोनों की ही संख्या समान है, इवन महिला ही अब आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी, पुरुष नहीं है, ठीक है। और एक और स्कीम कर दी गई है कि यानी कि हम दो हमारे दो, ये वाली स्कीम। अच्छा, दिमाग घूम गया। फिर उसके बाद में एक और चलाया गया, यहाँ पे ये एजुकेशन होगा भाई। एमसीएच का मतलब होता है मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। एजुकेशन चलाई गई, यानी कि इस प्रोग्राम के तहत सब लोगों को एजुकेशन किया जाएगा, एजुकेट किया जाएगा, ठीक है। वुमेन वेलफेयर के लिए चलाया जाएगा। जो कि आपके कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं बताओ वुमेन वेलफेयर के लिए? एक तो आईसीडीएस बच्चों के लिए भी चलता है और वो वुमेन्स के लिए भी चलता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपकी लैक्टेटिंग मदर के लिए भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जहाँ पे उनको, और इनके साथ साथ अलग और प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। फैमिली प्लानिंग के लिए कि किस तरीके से आपको फैमिली प्लान करनी है, कब करनी है, कब नहीं करनी है, ये सब चीजें भी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, जिसके पास में जॉब नहीं है, जॉब सिक्योरिटी देने के लिए भी प्रोग्राम चलाया गया आपका। और मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के लिए भी आपका प्रोग्राम चलाया गया, जहाँ पे बच्चे के साथ साथ बहुत बार ऐसा होता था ना कि जो बच्चे की जो मृत्यु हो जाती थी पहले के टाइम में, या फिर बच्चे की बर्थ के बाद तुरंत क्या होता था कि माता की मृत्यु हो जाती थी। तो अब इस कंडीशन को रोकने के लिए आपके ये प्रोग्राम चलाए गए। उसके बाद में आता है नवज्योति स्कीम। नवज्योति स्कीम क्या है, आपकी दिसंबर 2005 में लॉन्च की गई है। 14 डिस्ट्रिक्ट्स इसके अंतर्गत आते हैं। और आईएमआर की फुल फॉर्म अगर मैं बोलूं, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ठीक है, यानी कि शिशु मृत्यु दर। इसके तहत ये प्रोग्राम चलाया गया था, जहाँ पे धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट सर्विस, डीए, ठीक है, जिसके तहत कहाँ पे धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट के तहत इनको ट्रेनिंग दी जाती थी, जहाँ पे इनको सेफ डिलीवरी किस तरीके से आप कर सकते हो, और एक न्यू बेबी की केयर कैसे कर सकते हो। यानी कि ये वाला जो मैं आपको बता रही थी ना कि एमसीएच एंड आरसीएच सर्विस, तो यहाँ पे क्या है कि आप बच्चे का ध्यान किस तरीके से रख सकते हो, डिलीवरी कैसे कर सकते हो, ये सब चीजें आपकी आई हैं, ठीक है। बहुत आबादी बढ़ी है भैया उस टाइम पे तो। फिर आता है ग्रीन कार्ड स्कीम। ग्रीन कार्ड स्कीम ये मैंने शायद पुराने बच्चे होंगे उनको पता होगा, तब पढ़ाया था। जिसके अगेंस्ट क्या है, इसमें आता है कि ग्रीन कार्ड स्कीम के तहत क्या है, 1983 से ही है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ही ये आपका यूज किया गया था। जहाँ पे 2 बच्चे हों या फिर उससे कम हो तो ठीक है, लेकिन अगर उससे ज्यादा होता है उनको, वो जो जिन पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं या फिर उससे कम है, तो उनको ग्रीन कार्ड स्कीम के तहत रखा जाता है, जहाँ पे उनको अलग अलग प्रकार के बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। ये बस थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेना, इतना सच की ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर जननी सुरक्षा योजना चलाई गई, जहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है जो प्रेग्नेंट मदर्स को प्रोवाइड करता है 1400 कैश देता है उनको, ठीक है, पर मंथ, जितनी भी आपकी प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, जिससे कि वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सकें। तो उसके लिए जननी सुरक्षा योजना को चलाया गया था। बस ये है गाइडेंस, और ये मैंने डाल दिया है। गाइडेंस का सिंपली मतलब ये होता है कि एक अप्रोच होती है जो कि किसी भी अनुभवी व्यक्ति के द्वारा दी जाती है, जो भी एक एक्सपीरियंस पर्सन होता है उसके द्वारा दी जाती है। और ये नॉन फॉर्मल की कैटेगरी में आती है, या फिर फॉर्मल भी आप इसको कह सकते हो। जहाँ पे क्या होता है कि सिंपली आपको रास्ता दिखाना, और गाइडेंस कोई भी आपको दे सकता है, मैं भी आपको दे सकती हूँ, आप भी अपने साथियों को दे सकते हो, अपने फ्रेंड्स को दे सकते हो, अपने जो आपके छोटे लोग हैं उनको दे सकते हो,
ठीक है, गाइडेंस कोई भी दे सकता है, लेकिन काउंसलिंग क्या होती है? काउंसलिंग एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है जो कि काउंसलर के द्वारा ही दी जाती है, जो कि एक सर्टिफिकेट पर्सन होता है, एक तरीके से आप कह सकते हो जिसको पूरी नॉलेज होती है, एक प्रोफेशनल होता है ये, है ना? इसको हर कोई नहीं दे सकता है। जिसको नॉलेज होगी, जिसने पढ़ाई की है, वही वो काउंसलिंग दे सकता है। ठीक है, काउंसलिंग में आपका क्या आ जाता है कि जैसे कि आपको करियर काउंसलिंग दे दिया गया, ठीक है, या फिर आपको कोई थेरेपी दे दी गई, या फिर बिहेवियर काउंसलिंग दे दिया गया, चाइल्ड काउंसलिंग दे दी गई, तो ये सभी चीजें आपकी आ जाती हैं। इसमें तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, बाकी की जो थी उनमें मैंने चेंजेस कर दिए हैं जो चेंज करना जरूरी था। ठीक है, जो एजुकेशन के ऊपर गाइडेंस, करियर के ऊपर गाइडेंस, काउंसलिंग में क्या होगा, अवेयर, गाइडेंस में क्या करते हैं, जैसे कि आपको पढ़ाई के लिए गाइड कर देते हैं, है ना, कि आपको कहाँ जाके पढ़ाई करनी है, अब आपने 12th कर लिया, 12th से आप ये वाली पढ़ाई कर सकते हो, तो वो आपकी गाइडेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। काउंसलिंग में क्या होता है, आपको जागरूक किया जाता है, आपकी इम्पैथी समझी जाती है, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं काउंसलिंग के अंतर्गत। ठीक है, जहाँ पे फैमिली थेरेपी भी दी जाती है, अगर फैमिली मेंबर्स के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो भी रिजॉल्व किया जाता है। डन। ये कुछ क्वालिटीज हैं काउंसलर की, कि उनको गुड लिसनर होना चाहिए, एजुकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, ठीक है, फ्रेंडली नेचर उनका होना चाहिए, इम्पैथी फीलिंग होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल उनकी अच्छी होनी चाहिए, जो उनकी आवाज़ है वो प्लीजिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी आती हैं इसके तहत। इसी के साथ है हमारी ये यूनिट भी कंप्लीट हो चुकी है। डन। इंटरेस्टिंग थी। चलो, वैसे ये मेरा स्पेशलाइजेशन रहा है मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम में, इसी की स्पेशलिस्ट हूँ। चलो भाई, कुछ दिक्कत इससे रिलेटेड कहीं भी कुछ भी बताओ जल्दी अब। डन। तो एक बड़ी सी अरे ये कैसा इमोजी बन गया मेरा, चलो कोई बात नहीं, इतनी बड़ी सी स्माइल दे दो अब मुझे। कोई भी डाउट है, इंक्वायरी है, आप पूछ सकते हो, कुछ भी अगर हो तो। हाँ, रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन में मैं आपको बहुत, जब क्वेश्चंस वगैरह भी आपको कराऊंगी ना, और भी चीजें कराऊंगी, तो बहुत सारे छोटे छोटे जो माइनर्स पॉइंट है ना, हम उनको भी क्वेश्चंस के माध्यम से कवर आउट कर लेंगे। ठीक है। अरे क्या बात है, बताओ, देखो मतलब सीरियसली पता है, मेरी क्लास में मैं सच में धन्य हूं मैं, कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कहना पड़ता है यार मुस्कुरा दो, जबरदस्ती हंसवाना पड़ता है। हंसने के लिए भी कोई जबरदस्ती करनी पड़ती है क्या? हंसी तो अपने आप आती है। चलिए, एंजॉय योर संडे। और किसी ने भी अपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो अपनी नोट्स कंप्लीट कर लेना, नोट्स बना लेना, संडे का आपके पास में टाइम है। ठीक है, अपना रिवीजन, और जिसके बन गए हैं वो भैया रिवीजन कर लेना, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। और जिसने भी फॉर्म फिलिंग नहीं करी है, फॉर्म फिलिंग कर देना। इस बार के जो फॉर्म फिलिंग है ना, उसमें चेंजेस काफी ज्यादा हुए हैं, पैटर्न चेंज कर दिया है, तो देख के ही फॉर्म फिलिंग करना। ठीक है। ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। ओके ओके। ओके, थैंक यू। जी।